नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण लाल और आप देख रहे हैं आरजी कृष्ण एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता, आज है रविवार का दिन और रविवार को हम लेते हैं मेगा मॉक टेस्ट, यानी मॉडल पेपर लेते हैं, बड़ा ही शानदार लेते हैं। पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर करवाते हैं आपको। और महासंग्राम भी 50 प्रश्नों का हमारा चल रहा है। जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है, शाम 9 बजे तक वो ओपन रहेगा। 9 बजे के बाद वो लॉक हो जाएगा। तो 9 बजे से पहले पहले महासंग्राम भी देने की कोशिश करेगा और अपने स्कोर कार्ड भी देख लीजिएगा आपके कितने मार्क आते हैं, ताकि आपको पता चल पाए आपका कंपटीशन कैसा है। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। सेशन की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है बड़ी शानदार होने वाली है। और आज की क्लास में यदि आप 35 प्लस क्वेश्चन सही करते हो, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया, क्योंकि आज मैंने पेपर बड़ा ही शानदार बनाया। ऐसा लगेगा कि आप ओरिजिनल पेपर दे रहे हो, यानी एग्जाम में हॉल में जब पेपर देते हो उसी तरह का पेपर आपको लगने वाला है। तो इसलिए क्लास पूरी देखेगा तभी आपको आनंद आएगा और पता चलेगा आर्मी का पेपर किस तरह का एकदम मतलब लगता है आपको। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। और क्लास यदि अच्छी लगे तो सभी विद्यार्थी दिल से लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक तो सभी विद्यार्थियों को बनता है, इसलिए सभी विद्यार्थी जितने भी लाइव हो एक बार लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो, क्योंकि हम रेगुलर 8 बजे, 11 बजे और अब तो नई क्लास भी आपकी सोमवार से शुरू करिए। रात को 9 बजे वाली क्लास भी जीके की स्पेशल आपके लिए नए टीचर की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए सभी ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दीर्घ है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की जो झील है कौन सी है। सबसे ऊंची बात करें मीठे पानी की झील तो वो है टिटिकाका झील। वो किस महाद्वीप में पड़ती है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल का उत्तर सही है। यानी टिटिकाका झील है वो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। अब बात कर लेते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हाइट की बात कर लेता हूं मैं जल्दी से। ये हाइट भी आप नोट कर लो, 3812 मीटर है। हाइट कितनी है, 3812 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो एशिया है, और सबसे छोटे महाद्वीप की बात करें तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, और आपको पता होगा दक्षिण अमेरिका में वो नदी है अमेजन, जो कि हम बात करें अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। और वैसे लंबाई में सबसे बड़ी नदी की बात करें तो नील नदी है। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है। अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष या कहे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से, यानी आईएमएफ की फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है इसका मुख्यालय कहाँ है। तो जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वाशिंगटन डीसी में है। आपको पता है इनका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा जेनेवा में किसका मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसका मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है, जेनेवा में। और न्यूयॉर्क में बात करें तो आपको पता होगा यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन है, उसका मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या देर का है, विश्व की सर्वाधिक गर्म जल धारा कौन सी है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे गल्फ स्ट्रीम, बिल्कुल का उत्तर सही है। सर्वाधिक गर्म धारा की जल धारा की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। यहाँ आपको पता होगा ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन वाले देश की बात करें तो ब्राजील है। ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है। लंदन है वो किस नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन तो आर्मी का फेवरेट है, कई बार आ चुका है, तो आपको पता होगा लंदन की बात करें तो वो टेम्स नदी के किनारे बसा है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा पेरिस है। पेरिस आपको पता है फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और एफिल टावर भी आपको पता होगा पेरिस में। तो पेरिस आपको पता है किस नदी के किनारे बसा है, तो सीन नदी के किनारे बसा है। ये भी याद रखिएगा। सीन कई जगह सेन नदी भी लिखा आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपकी स्क्रीन के सामने, ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दे रखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ था कौन सा, किस वर्ष हुआ था, ताशकंद समझौता। यानी ताशकंद समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। पहले बात तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ समझौता है, तो आप याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा की बात करें तो वो रेड क्लिफ रेखा है। ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब देना है आपको जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर जो क्या बता रहे, सी बता रहे
1966, बिल्कुल का उत्तर सही है। कब हुआ था? 10 जनवरी को हुआ था। कब? 10 जनवरी हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट डेट भी आपको याद रखना है, 10 जनवरी 1966 में हुआ था। और आपको पता है उस वक्त भारत की हम बात करें, प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। और बात कर लेते हैं पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे, अयूब खां, ठीक है, उनके बीच हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आपको पता होगा 10 जनवरी को वो समझौता हुआ था। और 11 जनवरी 1966 को आपको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। द मदर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। द मदर्स नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे, ब्रीफाल्ट। बिल्कुल का उत्तर सही है। ब्रीफाल्ट की बात करें तो द मदर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा दास कैपिटल के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? जल्दी से बताएगा, मैंने काफी बार बता भी चुका हूं आपको। तो दास कैपिटल के लेखक की बात करें तो आपको पता होगा कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स है। और मार्क्सवाद का जनक भी आपको पता होगा कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम कहाँ है? दुनिया का सबसे पुराना स्टेडियम की बात करें तो आपको पता होगा जो कहाँ है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे धोलावीरा। धोलावीरा आपको पता है एक पुरातात्विक क्या है, स्थान है जो खोजे गए, आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है स्थान है? जो धोलावीरा है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी पर बसी थी। और आपको पता है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रथम खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा था। इसी कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो आपको पता होगा लोथल और सूतकोतरो क्या थे? प्रमुख बंदरगाह थे। ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? 42वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे 1976, बिल्कुल का उत्तर सही है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। आपको पता है प्रमुख संशोधन क्या हुआ था? वो आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे आ सकता है। 42वें संविधान संशोधन में क्या संशोधन किया गया था? तो आपको ध्यान रखना है संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द जोड़ा गया था? समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ जा सकता है, कौन से संविधान संशोधन में, जो भारत के संविधान में वो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद शब्द का मतलब जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उन्हीं के दौरान जोड़ा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व की बात कर रहा हूं, फिर कह रहा हूं विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था जो सर्वप्रथम चंद्रमा पर पैर रखने वाला? तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे नील आर्मस्ट्रांग, बिल्कुल का उत्तर सही है। जो आपको पता होगा प्रथम चंद्रमा पर पैर रखने वाला व्यक्ति था। अब बात कर लेते हैं यूरी गागरिन की बात करें तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री की बात करें विश्व का, तब आपको करना है यूरी गागरिन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं नील आर्मस्ट्रांग था वो कौन से, हम बात कर लेते हैं, पहले बात तो अमेरिका का था। अपोलो आपको पता है किसके दौरान गया था? वो अपोलो 11 के दौरान उन्होंने यात्रा की थी, अपोलो 11। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार आपको पता है इसका नाम भी आपको पूछ लिया जाता है किसके दौरान यात्रा की थी, तो अपोलो 11 के दौरान यात्रा की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। जुलाई 1969 में की थी यात्रा। कब की थी? जुलाई 1969 में की थी, तो आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में आ सकता है, आपके इंपॉर्टेंट है। तो बात कर लेते हैं, आपको पता होगा इसकी स्थापना, आपने सुना होगा बिहार स्कूल ऑफ योग। इस स्कूल का नाम क्या था? जो योग विश्वविद्यालय था उसका नाम था बिहार यानी बिहार में था, इसका नाम था बिहार स्कूल ऑफ योग। आपको पता होगा मुंगेर में था, बिहार कहाँ? मुंगेर में। आपको पता है बिहार की साक्षरता दर सर्वाधिक मतलब कम है, ये ध्यान रखना, बिहार की साक्षरता दर क्या है? सबसे कम है। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा किसकी है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, मैंने काफी बार बता भी दिया हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आप बात कर लेते हैं मुंगेर में ये स्थापना किसने की थी, यानी प्रथम जो योग विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती
सरस्वती ने की थी। किसने? स्वामी किसने? सत्यानंद सरस्वती ने की थी। याद रखिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने, आपको पता, आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा कौन सा है? या आपको पता है वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि इसकी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही शानदार। काफी सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में मतलब गलत कर देंगे, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना और टिक लगाने की कोशिश करना है। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो ऑप्शन में देखते हैं, क्या दे रखा है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी का मतलब क्या हुआ? पहले तो ये इंग्लिश का शब्द आपको पता होगा, इसका मतलब होता है सीमांत गांधी। क्या होता है? सीमांत गांधी। अब तो आप समझ ही गए सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे खान अब्दुल गफार खान, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा? सी राइट होगा। चित्तरंजन दास को आपको पता है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले है, वो महात्मा गांधी जी के क्या थे? राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपको याद रखना है। अब्दुल कलाम आजाद आपको पता है कौन से थे? जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद थे। और आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। बार आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? मौर्यकालीन नगरों की शासन व्यवस्था का प्रकाश डालने वाला प्रमुख स्रोत कौन सा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा मैंने घुमाने की कोशिश की है, देखते कौन कौन विद्यार्थी सोच समझ के इसका उत्तर देने की कोशिश करेगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर से इंडिका। अब आपको पता है मौर्यकालीन का मतलब आपको पता है सेल्यूकस निकेटर का जो क्या था? दरबारी कवि था मेगस्थनी, वो भारत आया था। किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत आया था। तो इसका मतलब उसकी पुस्तक थी, किसकी? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। तो आपको पता है उसमें मौर्यकालीन सभ्यता का वर्णन मिलता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा बढ़िया आपको क्वेश्चन लेवल करने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा ये कब आया था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था या एक दरबारी कवि था मेगस्थनीज, वो भारत कब आया था? आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन सा होता है? यानी लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है? आपको पता होगा प्रधानमंत्री होता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। और आपको पता होगा राज्यपाल, या बात कर लेते हैं क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको सारे याद रखना है। अब यहाँ से और भी काफी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रधानमंत्री को शपथ और त्याग पत्र कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ये भी आपको याद रखना है। और संवैधानिक प्रमुख, भारत का संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो वो होता है राष्ट्रपति। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने, अमृतसर स्वर्ण शहर में जो स्वर्ण मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको पता होगा, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। सिखों के कितने गुरु थे? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है गुरु अर्जुन देव थे। अब बात कर लेते हैं, उन्हीं तो किसके निर्माण करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अमृतसर में है। और कई बार तो क्वेश्चन ऐसे आ जाता है स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो आपको क्या करना है? आपको करना है सिख धर्म से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है, वो भी रचना आपको पता होगा किसकी है? अर्जुन देव की है। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। और आपको पता होगा अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो वो भी याद रखना है। और अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? डोन किस देश का समाचार पत्र है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। जो डोन समाचार पत्र है वो किस देश का है? काफी सारे विद्यार्थी बिल्कुल लाइव चैट में जवाब देना भी शुरू कर दिया है। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे पाकिस्तान, उसका समाचार पत्र है डोन। लगता है डोन वो स्वयं भी होगा। अब बात कर लेते हैं, डोन किसका समाचार, प्रसिद्ध समाचार पत्र है पाकिस्तान का, ये आपको ध्यान रखना है। और पता होगा भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो आपको याद रखना है बंगाल गजट था। और रूस का प्रसिद्ध की बात करें तो ये रूस है, चीन है। इनके आप बता सकते हैं कमेंट करके, ताकि हमें भी पता चल पाए किन किन विद्यार्थियों को पता है। चीन का आपको पता है पीपुल्स डेली है, वो न्यूज़पेपर है, वो फेमस है चीन में। और आपको पता होगा न्यू स्टेटमेंट है, वो आपको पता है ब्रिटेन में प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं जल्दी से सभी विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके साइंस का पार्ट शुरू हो गया। क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से पादप उत्पाद नहीं है, यानी पादप से प्राप्त नहीं किया जाता है, आपको यह बताना है। या ऐसे कह सकते हैं, आपको
मतलब क्या कहते हैं, प्राकृतिक नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी लिख देता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं, जल्दी से देने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। ये क्या है, एक कृत्रिम शर्करा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, कृत्रिम शर्करा है। क्या है, कृत्रिम शर्करा है, यानी हम कह सकते हैं जो विकसित की गई शर्करा है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो सामान्य चीनी होती है, आपको पता है इससे 550 गुना मीठी होती है। कितने गुना मीठी होती है, 550 गुना अधिक मीठी होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा कैफीन की बात करें तो चाय और कॉफी में पाए जाने वाला प्रमुख उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, कैफीन है। और चाय सबसे ज्यादा कौन से देश में होती है, तो चीन में होती है। आप ये भी याद रखिएगा, चाय का उत्पादन। और निर्यातक देश की बात करें चाय में तो वो श्रीलंका है। और ब्राजील में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए और बात करें कुछ, आपको पता होगा निकोटिन किस में पाया जाता है, तंबाकू में पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है, निकोटिन है। और भी कुछ बताना है तो बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और बात कर लेते हैं। पिपेरिन की बात करें तो जो काली मिर्च होती है उसमें क्या पाया जाता है, पिपेरिन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 आपकी स्क्रीन के सामने बड़ा शानदार क्वेश्चन है और आपको पता है न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है ताकि देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी न्यूमेरिकल भी फिजिक्स का हल कर सकते हैं। जल्दी से देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। कोई विद्युत हीटर स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है और उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर कितना है, 60 क्या लिखा है, वोल्ट नहीं वोल्ट। विभवांतर वोल्ट में होता है, थोड़ा मिसप्रिंट है, या सही कर लीजिएगा। 60 वोल्ट है। विभवांतर किस में होता है, वोल्ट में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ मैंने वी लिखा था टाइप करते वक्त, वो उन्होंने वो वोल्ट वी लिखा था वैसे। ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता है विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोट किसका होता है, शक्ति का मात्रक होता है। कुछ याद आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। यदि क्या दे रखा है, विभवांतर को 120 क्या कर दिया यार, मिस्टेक मत किया करो ये। ठीक है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट। वी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, 120 क्या है, वोल्ट है। बढ़ा दिया जाए तब विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा, मतलब आपको विद्युत धारा बाद में ज्ञात करना है कि कितनी लेगा जब आपको विभवांतर बढ़ा दिया जाए। पहली बात तो आपको पता है प्रतिरोध आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुंडली है, जो विद्युत हीटर है, उसका प्रतिरोध यदि आपके पास हो तो आपको विभवांतर दे रखा है, विद्युत धारा ज्ञात करनी आप आराम से कर लोगे। तो पहली स्थिति से हम क्या ज्ञात करते हैं, आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। इसका मतलब पहली स्थिति से हम R ज्ञात कर लेते हैं, प्रतिरोध ज्ञात कर लेते, क्या होगा, V/I होगा। तो V का मान प्रथम स्थिति में कितना है, 60 है। और एम्पियर यानी विद्युत धारा का मान 5 है। इसका मतलब 12 ओम क्या आएगा, प्रतिरोध आएगा। 12 ओम क्या आया, प्रतिरोध आया। अब आपको पता है दोबारा स्थिति लगा कि आपको क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। इसका मतलब I बराबर क्या होगा, ओम के नियम से I बराबर देखो V/ क्या होगा, V/R होगा। इसका मतलब V तो आपको 2 नंबर स्थिति में दे रखा है, कितना 120 वोल्ट दिया है। 120/R आपने अभी ज्ञात किया, कितना आया था, 12 आया था। 12 का भाग दे दो, इसका मतलब कितना आएगा, 10 आएगा ना। 10 एम्पियर आपकी विद्युत धारा आएगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको आनंद आ गया होगा। चलिए इसका जवाब क्या होगा, जो ऑप्शन और बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 18 के भी जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है, रक्त में पाए जाने वाला प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो स्कंदन को रोकता है। प्रतिस्कंदन का मतलब वह स्कंदन को रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है। वो रक्त में कौन सा पदार्थ होता है, तो आपको पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, हिपेरिन। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। हिपेरिन क्या होता है, आपको पता है, एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड है, जो कि रक्त का थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के जो ज़्यादा रक्त का थक्का बनता है तो उसको हिपेरिन का क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 19 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, दो समतल दर्पण, समतल दर्पण आपको पता है ऐसे होते हैं, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण समांतर रखे, इसका मतलब मैंने चलो समांतर रख दिया, ये समांतर दोनों ने रख दिया, यानी दोनों 180 डिग्री के कोण या कहे 0 डिग्री के कोण पे आपको पता होगा। तो रखी है तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपको पता है जैसे हमने यहाँ मोमबत्ती जला दी, यहाँ क्या जला दी, मोमबत्ती जला दी, तो आपको पता है मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आपको पता है अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि वापस क्या होगा, परावर्तित होते होते अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण का जो क्या होता है, फोकस दूरी होती है, वो कितनी होती है, याद रखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। 20 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है,
समांतर क्रम में लगे उपकरणों में कौन सी राशि समान होती है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो हम बात कर लेते हैं समांतर का मतलब पार्श्व क्रम कह दो या समांतर क्रम कह दो। आपको पता है प्रतिरोध को इस क्रम में जोड़ना क्या कहलाता है, मैं जोड़ के बता देता हूं एक बार आपको। ये कौन सा क्रम होता है आपका, यह आपका होता है समांतर क्रम या कहीं पार्श्व क्रम होता है। तो इसमें क्या समान होता है आपको पता है, विभवांतर समान होता है। यहाँ आपको पता है वोल्टमीटर लगाया जाता है, यहाँ क्या लगाया जाता है, वोल्टमीटर लगाया जाता है। इसका मतलब दोनों में यानी कोई भी होगा उपकरण उसमें क्या होगा, विभवांतर समान रहेगा। क्या समान रहेगा, यानी आपको ध्यान रखना जब समांतर क्रम में जुड़ा हो तो आपका क्या समान रहता है, वोल्टेज यानी विभवांतर समान रहता है, ये याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यदि आपका श्रेणी क्रम में होता है इस तरह, चलिए मैं एक जोड़ के बताता हूँ, ये एक उपकरण ये दूसरे वाला। तो इस तरह का उपकरण यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो आपको ध्यान रखना क्या समान होती है, विद्युत धारा आई समान होती है। जब श्रेणी क्रम में हो तो क्या होता है, विद्युत धारा आई समान होता है, क्योंकि आपको पता है धारा इस तरह से बहेगी, पूरे में समान जाएगी इस तरह से। और इसमें वोल्टेज था, समांतर वाले में वोल्टेज समान होता है, और उसमें बात करें श्रेणी क्रम में तो विद्युत धारा समान होती है। बहुत ही शानदार इंटरेस्टदार क्वेश्चन है, यदि आपके समझ में आ गया थोड़ा बहुत। तो आपको पता होगा घरों में जो विद्युत फिटिंग की जाती है वो किस क्रम में की जाती है, वो समांतर क्रम में की जाती है। तो आपको पता है घरों में वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है, प्रत्येक जगह वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। इसी कारण तो आपको पता है वोल्टेज समान रखना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। यदि 2-3 बल्ब जोड़ देते हैं तो बीच में आपको पता है विद्युत धारा कोई ज्यादा मतलब एक की ज्यादा की आवश्यकता है और एक को कम की, तो विद्युत धारा सब में समान रहेगी, ज्यादा होगी तो ज्यादा रहेगी, तो आपको पता है बल्ब खराब हो जाएगा इस तरह श्रेणी क्रम में, इसलिए हम नहीं लगाते। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 21 आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। बहुत ही शानदार पेपर लग रहा होगा और अच्छा लग रहा है तो एक बार एक लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। चलिए मैं भी आपको पता है कितनी मेहनत करके क्लास ले रहा हूँ, आपको पता है अभी गर्मी भी है तो पंखा भी बंद करना पड़ता है जब क्लास लेते हैं, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, क्योंकि लंबी क्लास हो रही तो इसलिए, क्योंकि आप हौसला मत तोड़िएगा। आप डिसलाइक करने वाले काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं, क्या पता वो डिसलाइक क्यों करते हैं, लेकिन जिनको लाइक करना है वो लाइक कर दीजिएगा जल्दी से। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध किससे है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो ऑपरेशन का जो फ्लड कार्यक्रम है वो किससे संबंधित है मैं बताना चाहूँगा आपको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, तो आपको बात कर लेते हैं। पहले बात तो ये उपरोक्त सभी होगा, क्यों होगा इसका कारण मैं बता देता हूँ आपको। 1970 में आपको पता होगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में क्या किया गया था, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया गया था। पहले बात तो आपको पता है डेयरी कार्यक्रम आ गया, इसका मतलब दुग्ध क्रांति से संबंधित हो ही गया। दुग्ध क्रांति यानी सफेद क्रांति, दुग्ध क्रांति मतलब सफेद क्रांति। और आपको पता होगा सफेद क्रांति का जनक या दुग्ध क्रांति का जनक कौन है, वर्गीज कुरियन है, ठीक है, ये आपको पता है। इसका मतलब सारे हो गए ना, डेयरी विकास भी हो गया। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपसे करते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, भारत में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो आपको मैंने काफी बार बता दिया, करनाल हरियाणा में पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, कुनेन जो एक औषधि है, कुनेन क्या एक औषधि है जो मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है, आपको पता है। तो इसका यह प्राप्त कहाँ से होती है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आवर्त बीजी पादप, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा कुनेन औषधि है वो सिरकोना नामक एक क्या पादप है जो सदाबहार पादप है उससे प्राप्त की जाती है, जो कि एक आवर्ती बीजी पादप है। इसका मतलब क्या होता है आपको पता है, कई बार देखा होगा एंजियोस्पर्म भी कह सकते हैं इस पादप को, आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसका यूज किस में किया जाता है, मलेरिया में किया जाता है कुनेन का। तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ सकता है। और मलेरिया में एक कौन सी दवा थी जो आपको पता है भारत ने क्या किया था, निर्यात किया था अभी, जो आपको पता है कोरोना वायरस के टाइम में। जल्दी से बताने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थियों को याद आ रहा है। जल्दी से इसका आपको कमेंट करके जवाब देना है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। मैंने काफी बार क्लासों में चर्चा भी की है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, वायु को प्रदूषित नहीं करती है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल का उत्तर सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है, एक प्रमुख हम बात कर लेते हैं तो ग्रीन हाउस गैस है जो कि हम ग्लोबल वार्मिंग है उसको बढ़ाती है, ये आपको पता है। लेकिन ये वायु को प्रदूषित कम करती है, ये ध्यान रखिएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, इसका सूत्र होता है CO, जो कि सर्वाधिक क्या है, विषैली गैस है। बाकी आपको पता है NO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये भी क्या है, विषैली है। और आपको पता होगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक उत्तरदायी की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, SO2 होता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। चॉइस आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा आपने देखा होगा कई बार करवाई जाती है, तो किसका उपयोग किया जाता है, आपको पता होगा सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ए बता रहे AgI, यानी इसका मतलब क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा AgNO3 का मतलब क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। इसका यूज आपको पता होगा किस में किया जाता है। इसका पहले तो नाम बात कर लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का सामान्य नाम की बात करें तो लूनार कास्टिक कहते हैं, लूनार कास्टिक कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इसका यूज किस में किया जाता है। AgNO3 का उपयोग किया जाता है, जो आपने देखा होगा हम वोट देने जाते हैं, मतदाताओं की जो स्याही के रूप में किया जाता है। वोट देते हैं तो हमारी जो स्याही लगाते हैं वो किसकी होती है, AgNO3 की होती है, ये आपको याद रखना है, यानी सिल्वर नाइट्रेट की होती है। अब बात कर लेते हैं N2O का मतलब क्या होता है, लाफिंग गैस यानी हास्य गैस कहती है। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। और भी काफी सारे यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है ये सूत्र, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के सामने। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन आपको पता है क्या है, अर्धचालक है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। अर्धचालक का मतलब क्या है, उपधातु है। वह पदार्थ या वह तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपको पता होगा उपधातु कहलाते हैं। तो सिलिकॉन आपको पता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या होते हैं, आपको ध्यान रखना है उपधातु होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उच्चालक धातु आपको पता है विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 26 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। आरबीसी यानी आपको पता है रेड ब्लड सेल, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका मतलब कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे बिल्कुल का उत्तर से पलिया। किसको कहा जाता है, पलिया को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया की बात करें तो आपको पता होगा कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है, माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। और आपको पता होगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का जल में वेग कितना होता है, यानी पानी में प्रकाश का वेग कितना होता है। वायु में तो आपको पता है प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ ये किस में है, वायु में, ये तो है एयर में। आपको बताना है जल में कितना होता है। जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये प्रकाश का वेग किस में होता है, आपको याद रखना है, जल में होता है। और 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये क्या है, पृथ्वी के लिए पलायन वेग है। और आपको पता होगा 332 मीटर पर सेकंड ये ध्वनि का वायु में वेग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने। आपको अपवर्तनांक थोड़े मैं बता देता हूं, याद रखना है अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक कितना होता है, आप नोट कर लो। जल यानी वाटर यानी H2O का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है, ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है। और बात कर लेते हैं कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कितना होता है, जल्दी से बताएगा, 1.5 होता है लगभग, ठीक है। बात कर लेते हैं और आगे बात कर लेते हैं किसका, हीरे का अपवर्तनांक भी आपको याद रखना है, कितना होता है, हीरा यानी आपका होता है 2.42 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अपवर्तनांक मैंने आपके लिए लिख दिया, कई इंपॉर्टेंट है जो आने वाले है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है, क्या है, कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे स्टार्च, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। आपको पता होगा जिलेटिन का भी बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता है स्टार्च देगा या जिलेटिन देगा। जो कैप्सूल का आवरण होता है ना ऊपर वाला, वो किसका बना होता है, जिलेटिन या स्टार्च का बना होता है, याद रखेगा। आपको पता होगा सेल्यूलोज का क्या बना होता है, जो पादपों में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है ना। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 29 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, अधातु के ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति आपको पता होगा क्या होती है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अम्लीय, यानी अधातु ऑक्साइड होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है। और धातु ऑक्साइड की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड की बात करें तब आपको क्या करना है, क्षारीय करना है। आपको पता होगा अम्ल का मतलब होता है 7 से कम पीएच मान वाला क्या होता है, अम्ल होता है। और 7 से अधिक पीएच मान वाला क्या होता है, क्षार होता है, ये आपको ध्यान रखना। उदासीन का मतलब 7 पीएच मान वाला क्या कहलाता है, उदासीन कहलाता है। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, जिसमें क्या बनता है, लवण और जल बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन के सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा का मतलब क्या हो गया, चंद्रमा मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि उपग्रह को कहा है। चंद्रमा मैंने किसको कहा है, उपग्रह को कहा है। चंद्रमा वैसे आपको पता है पृथ्वी का क्या है, उपग्रह, इसीलिए मैंने चंद्रमा का मतलब मैंने उपग्रह से तुलना की है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह की बात करें, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं, बी बता रहे
ज्ञानी मीड, मीड कर लो या म्यू लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटे की बात करें, अब बात कर लेते हैं ज्ञानी म्यू है वो किसका उपग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है बृहस्पति का है। बृहस्पति आपको पता है सबसे बड़ा क्या है, ग्रह है, तो बृहस्पति का हम बात करें उपग्रह तो ज्ञानी म्यू या कई जगह मीड भी लिखा आता है, याद रखेगा। अब बात कर लेते हैं, आपको पता है मंगल के उपग्रह की बात करें तो डिमोस और फिबोस किसके हैं, मंगल के है। टाइटन किसका है, शनि का है। और आपको बता ही दिया चंद्रमा आपको पता है किसका है, जो पृथ्वी का उपग्रह है। अब ध्यान रखना है, आपको पता होगा सबसे छोटा उपग्रह की बात करें तो कौन सा है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। जो ऑप्शन नंबर क्या आपका छोटे की बात करें डिमोस होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन के सामने। अब मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू हो गया, बड़ा ही शानदार होगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु किसी वस्तु को क्या दे रखा है, 20% लाभ पर बेचा। इसका मतलब हमने क्रय मूल्य कितना माना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 माना। मैंने बता रखा है क्रय मूल्य आपको कितना मानना है, 100 मानना है। और आपको पता है विक्रय कितने में करा, 20 का लाभ, इसका मतलब कितने में बेचेगा, 120 में। और आपको कहा है यदि इससे दुगुणों में बेचे, इसका मतलब 120 का दुगुना कर दो, दुगुना करोगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी कितना 24 यानी 240। इसका मतलब 100 की वस्तु थी, कितने की थी, हमने क्रय कितने में की थी, 100 में, और बेची कितने में, 240 में। इसका मतलब क्या हुआ है, लाभ हुआ है, कितने का हुआ, आपको पता है 100 से कितना अधिक है, 140। इसका मतलब 140 का लाभ होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 32 आपके स्क्रीन के सामने। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री का मान कितना होगा। तो पहले बात तो मैं बता देता हूं, आपको पता है साइन को कोस में चेंज किया जाता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा आपको पता है क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये आपको पता होगा, एक सूत्र की तरह हम कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरक कोण होते हैं। साइन और कोस क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। इसका मतलब साइन स्क्वायर 75 तो अपनी जगह पर है, साइन स्क्वायर ये कितना 75 डिग्री। अगला हमने कोस में चेंज कर लिया, तो कोस स्क्वायर कितना होगा, कोस स्क्वायर 75 डिग्री होगा बिल्कुल। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ये बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 33 आपकी स्क्रीन के सामने। क्या दे रखा है, एक रोम्बस, रोम्बस का मतलब होता है समचतुर्भुज। रोम्बस इंग्लिश का शब्द है, इसका मतलब होता है समचतुर्भुज। इसकी विकर्णों की माप आपको दे दिए, तो आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और रोम्बस का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। जैसे विकर्ण यदि x और y हो तो x गुणा y कर देते, ये आपको पता होगा। अब बात कर लेते 1/2 विकर्णों का गुणनफल कर दो, आपको पता कितना, 8 गुणा 6 कर दो। और 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, पहले कितनी बार, 3 बार कटा, 8 3 कितना हो गया, 24। तो आपका क्षेत्रफल आएगा 24 वर्ग मीटर। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 34 आपकी स्क्रीन के सामने। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक से करवाने की कोशिश करूंगा। 7 वर्ष पूर्व है, 7 वर्ष पूर्व है यानी शादी के समय, यानी दो क्या है, युगम है, यानी हम बात कर सकते हैं 2 जोड़े हैं, उनके शादी के समय बात करें तो आयु औसत आयु कितनी थी, आपको पता है 25 वर्ष। तो आपको पता है एक पति वाय और एक पत्नी वाय, इसका मतलब 2 गुणा 25 कर देते हैं, 25 गुणा 2 यानी दोनों की आयु का योग कितना हो गया, 50। ये तो कब का था, आपको पता है 7 वर्ष पूर्व का था। इसका मतलब 7 वर्ष पूर्व का हमें नहीं चाहिए, हमें तो अब वर्तमान का चाहिए। इसका मतलब दोनों में 7 जुड़ेगा, इसका मतलब कितना जुड़ेगा, 14 जुड़ेगा। या कह सकते हैं 7 जोड़ो, 25 में 7 जोड़ा कितना हो गया, 32। 32 गुणा 2 कर दो डायरेक्ट, क्योंकि अभी तो आपको पता है पहले 25 थी, 7 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 32 होगी। और 2 व्यक्ति, इसका मतलब कितना हुआ, 32 दोनों कितना हो गया, 64 हो गया। ये 50 आपको वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अब व्यक्ति कितने हो गए, 3 हो गए, और औसत आयु कितनी है, 22 है। 22 है ना, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है यहाँ लिख रखा है 22 है। इसका मतलब व्यक्ति कितने हो गए, 3 हो गए, एक पुत्र भी हो गया, इसका मतलब 22 या कितना होता है, 66 हो गया। तो आपको पता है 2 व्यक्ति की आयु का योग कितना है, 64 है, और 3 की आयु का योग कितना है, 66 है। इसका मतलब जो 2 वर्ष का क्या है, बच्चा है, 2 वर्ष का क्या है, बच्चा है। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन के सामने देखा है, किसी संख्या का 12.5% 80 है तो वह संख्या क्या है। इसका मतलब 12.5% बराबर आपको कितना दे दिया, आपको दिया 80। इसका मतलब आपको पता है, पहले इसको प्रतिशत हटा देते, चलिए प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा और 1 0 और लगा देते ताकि पॉइंट भी हट जाए। इसका मतलब बराबर 80। इसका मतलब आपको निकालना है, कितने बराबर निकालना है, आपको कितने बराबर निकालना है, आपको वह संख्या निकालनी है। इसका मतलब जल्दी से निकाल लीजिएगा, आप आराम से निकालोगे। चलिए निकालने की कोशिश करिएगा, उधर गुणा में भेज के आप निकाल लोगे आराम से। आपको 100% के बराबर निकालोगे तो आपको पता है कैसे आएगा, 80 गुणा कितना, 80 गुणा 1000, 80 गुणा 1000 बट्टे कितना, 125 करके देखो जल्दी से। चलिए मैं काट देता हूँ, किससे काटूँ, ये कितनी बार कटेगा, जल्दी से काट लीजिएगा।
ये सहायतक है 8 बार कटेगा, 8 बार, और 8 to 8 ही कितना होता है 64 और 1 0, इसका मतलब जवाब आपका कितना आएगा 640 आएगा। आपको पता है 640 का यदि आप 12.5% निकालोगे तो कितना आता है 80 आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर लोगे, गुणा भाग है और कोई खास नहीं है इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 36 है। एक कार 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 1 घंटे कितनी 40 है। इसका मतलब आपको निकालना है एवरेज चाल, आपको क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। जल्दी से निकाल लीजिएगा। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने काफ़ी बार बताया। औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटे टोटल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। आपको पता है दूरी की बात करें तो 60 की स्पीड से 2 घंटे चला, इसका मतलब 120, और आगे बात कर लेते हैं 1 घंटे किस स्पीड से चला 40, इसका मतलब बट्टे में कितना समय टोटल कितना हो गया, ये 2 घंटे और ये 1 घंटे, इसका मतलब 3 घंटे। इसका मतलब जल्दी से कर लीजिएगा, 160 बटे 3 का मतलब कितना होगा, भाग दीजिएगा, 5 बार गया, फिर 3 बार, फिर बात कर लेते 53.33 आपका क्या आएगा जवाब आएगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर ए बता रही बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 37। आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 37 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। क्वेश्चन है, एक वर्गाकार खेत का परिमाप इतना है तो वर्ग का क्या बताना है, विकर्ण बताना। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। तो आपको दिया है परिमाप, परिमाप का मतलब होता है 4a, ए का मतलब मैंने भुजा माना है। 4a बराबर कितना दिया, 240 दिया। 4a बराबर 240 है, इसका मतलब a बराबर कितना आएगा 240 बटे 4। 240 बटे 4 का मतलब कितना आएगा 60, इसका मतलब वर्ग की भुजा कितनी है 60 की है, 60 मीटर की है। अब बात कर लेती है आपको क्या निकालना है, वर्ग का विकर्ण बताओ। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है आपको पता होगा, वर्ग का विकर्ण जल्दी से बताएगा, आपको पता होगा भुजा रूट 2 होता है। क्या होता है, भुजा रूट 2 होता है। भुजा लगा दो और आगे क्या लगा दो, रूट 2 लगा दो। इसका मतलब भुजा कितनी है 60 और क्या लगा देते हैं, रूट 2 लगा देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही, आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और आपको कहता ना, कई बार आपको विकर्ण न निकाल के कई बार कहता है क्षेत्रफल बताओ, तो 60 का स्क्वायर होता है यानी 36 होता है, क्षेत्रफल कहता है। और क्लास अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। काफ़ी सारे विद्यार्थी लाइव हो लेकिन लाइक बहुत कम दिखाई दे रहे यार, थोड़ा तो सोचो अपने सर के बारे में, कितनी मेहनत करके आपके लिए क्लासें प्रोवाइड करें, बिल्कुल फ्री में PDF आपको दे रहे हैं। ऑनलाइन जो हम मेगा मतलब हम कह सकते हैं महासंग्राम भी हमने शुरू कर रखा है बिल्कुल फ्री, आपको पैसा देने पे भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला कहीं। जो मैं महासंग्राम आपके लिए आयोजित करवा रहा हूँ, मैं खुद के पैसे लगा के आपके लिए महासंग्राम आयोजित करवा रहा हूँ, थोड़ा सोचो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 38 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, क्या होता है ए प्लस बी होता है और एक बार क्या होता है ए माइनस बी होता है। बिल्कुल यही तो फॉर्मूला इसमें पुट करना है। आपको पता है 49 का मतलब क्या हुआ 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस कितना 8x का स्क्वायर, यही तो है। तो एक बार प्लस कर दो और एक माइनस कर दो, कौन सा ऑप्शन है देख लो। ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, 7 माइनस 8x कर दो और 7 प्लस 8x कर दो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 39 आपके स्क्रीन के सामने, एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है, 1040 रुपये हो जाती है यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपये। इसका मतलब मूलधन कितना हो गया, मूलधन आपको दिखाई दे रहा होगा, इतनी तो ब्याज मिला के हुई 40 कम कर दो, वो मूलधन है कितना, मूलधन आपको दे दिया 1000 रुपये। और आपको पता है समय टाइम कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 2 वर्ष का, कितना दिया है 2 वर्ष का दिया है। आपको ब्याज भी दे दिया, आपको क्या निकालना, दर निकालना। दर साधारण ब्याज में क्या होती है, ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना है 40, गुणा में क्या रखोगे, गुणा में आपको रखना है 100, क्या रखना है 100, और बट्टे में क्या रखोगे मूलधन, मूलधन कितना 1000, और गुणा में क्या रखोगे आपको रखना है समय 2। चलिए काट लेते, काट लीजिएगा आप, काटो जल्दी से, 2 बार कटेगा यानी आपका क्या आएगा 2% आएगा दर। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है, आराम से कर लोगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 40 आपकी स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है, 4:5 का वर्ग अनुपात बताओ। वर्ग का मतलब 4 का वर्ग कर दो और क्या कर दो 5 का वर्ग कर दो। तो 4 का कितना होता है 16 होता है और 5 का कितना होता है 25 होता है। इसका मतलब वर्गानुपात आपका क्या होगा 16:25 होगा। ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा, सी राइट होगा। और समतुल्य अनुपात की कहता है तो काट कर देख लो समान कौन सा आ रहा है, 100 और 125 यहाँ करता, तो ये समतुल्य अनुपात आपको पता है 100:125 क्या होता है, समतुल्य अनुपात होता है, ये भी ध्यान रखिएगा।
और आपको पता है 16 और 20 को भी आपको पता है कट रहा है क्या, 4 से कट रहा है, 4:5 आ रहा है, तो ये समतुल्य अनुपात है। काटने पे समान राशि आई वो समतुल्य अनुपात होता है। यहाँ क्या है, वर्गानुपात, वर्ग करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 41 आपकी स्क्रीन के सामने। यदि 3 व्यक्ति किसी काम को 4, 6 और 12 दिन में पूरा करते हैं, दिनों में पूरा करते हैं, तीनों साथ मिलके, आपको पता है ये फर्स्ट लिखा हमने, ये सेकंड लिखा और ये थर्ड लिखा, तीनों आपको अलग अलग दे रखा है, कितने, 4, 6 और कितने दिन में, 12 दिन में। एलसीएम लेना पड़ता है इस तरह का क्वेश्चन के लिए। एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 में आपको पता है 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 12 में ये 2 बार, और 12 में ये 1 बार। अब आपको पता है टोटल काम कितना हुआ, 12, और टोटल मिला के कार्य क्षमता कितनी हो रही है, 3, 2, 5, 1, 6। 12/6 का मतलब आपका कितना आएगा, 2 दिन जवाब आएगा। कितना आएगा, 2 दिन आएगा। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल उनका उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 42 आपके स्क्रीन के सामने। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 7 की घात 2x + 1 भाग 49 कितना दिया है, 49 है, तो आपको निकालना है इसका। तो आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं करके बताता हूँ। 7 की घात 2x + 1 दिया है, और आपको पता है इधर 7 की घात बट्टे में कितना है, 2 है, तो 7 की घात 3 गुणा में कर देते हैं, इधर भाग में उधर गुणा में आएगा, 7 की घात 2 आएगा ना, बिल्कुल। अब आपको पता है 7 की घात इधर कितना है, 2x + 1, और इधर कितना है, 7 की घात कुल मिला के कितनी होगी, 5 होगी ना, 5। चलिए कर लीजिएगा 2x। अब आपको पता है आधार समान है, घातें समान कर दो, 2x + 1 = 5। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा, पहले 1 घटाएंगे, उधर जाके 4, और 4 में 2 का भाग कितना आएगा, 2 आएगा क्या, आराम से भाग गुणा भाग कर लेना। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, बी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 43 आपके स्क्रीन के सामने। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 2√3 और 27 का मतलब क्या हुआ, 27 का मतलब हुआ 9 × 3। 27 का मतलब क्या होता है, 9 × 3 = 27। 27 का मतलब 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3, और ये 3 रूट अंदर आ, और इधर कितना दे रखा है, 2√3। 2√3 दिया ना, बिल्कुल 2√3 प्लस कितना, 3√3। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट होगा, जो ऑप्शन नंबर बता रहे हैं ना, बी, बिल्कुल उनका उत्तर सही। आराम से कर लोगे। 2√3 तो अपनी जगह, और 27 का मतलब क्या हुआ, 3√3। आपको पता है √3 है दोनों के आगे, इसका मतलब 2 और 3 जोड़ दो, 5√3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन के सामने। थोड़ा सा गला भी आपको लग रहा होगा, लंबी क्लास ले रहा हूं तो गला भी थोड़ा खराब हो गया है मेरा, देखो, फिर भी आप कई विद्यार्थी लाइक नहीं करे। चलिए लाइक कर दीजिएगा थोड़ा प्लीज, सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, 44 आपके स्क्रीन के सामने। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना है, पिता अपने पुत्र से कितना गुना है, 2 गुना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 10 वर्ष पहले अपने पुत्र से 4 गुना था, वर्तमान में क्या है, यह हमने लिखा फादर। चलिए पहले सन लिख देता हूँ, ये सन लिखा और ये फादर। अब तो है 2 गुना, ये 2 गुना लिख दिया, कब है, 2 गुना है, ठीक है। और 10 वर्ष पहले क्या था, 10 वर्ष पहले की बात करें, कितना, 4 गुना था, 1 लिखा, और ये कितना लिखा, 4 गुना, ये लिखा। अब आपको पता है क्या करते हैं, इस तरह का गुणा, वज्र गुणा करते हैं। आपको पता है 2 और ये कितना, 4। फिर बात कर लेते हैं, इसका अंतर लो, 1 और 4 का अंतर 3 का हुआ, और नीचे वाले का अंतर कितने का हुआ, 2 का हुआ, और गुणा में लिखते हैं समय, समय अंतर कितने का, 10 वर्ष का। चलिए कर देते हैं, ये कितनी बार कटा, 5 बार, 5 × 3 = 15, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। और वर्तमान आयु किस अनुपात में, 1:2 में है, तो 1 को तो गुणा कर दो, 1 × 15 कर दो। 1 मिनट थोड़ा सा मैं कर देता हूं, ठीक है। 1 × 15 कर दो, यहाँ चल नहीं रहा क्योंकि थोड़ा सा आपको पता है, 1 × 15, 1 × 15 कर दो, और 2 × 15 कर दो। आप सोच रहे हो कि चलता क्यों नहीं है, समझ में आ रहा होगा काफी सारे विद्यार्थियों के, तो आपको ध्यान रखना, ये 15 हुआ, और ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। 15 और 30 यानी पिता की 30 और पुत्र की कितनी, 15। आपको पूछा किसका है, पिता का पूछा है, 30 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा, सी राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 45 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा क्या है, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होती है। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 बट्टे कितना होता है, 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। जैसे यदि आप त्रिभुज की विकर्णों की संख्या ज्ञात करोगे तो 3 × 3 - 0, यानी 0 से गुणा करेंगे। त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं, 0 होता है। चतुर्भुज में ज्ञात करोगे तो 4 × 4 - 3 मतलब 1/2 कटेगा, 4 यानी 2 विकर्ण होते हैं। आपको पूछा पंचभुज में, इसका मतलब 5 × 5 में से 3 कम कर दो, कितना, 2 बट्टे कितना, 2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा, 5 विकर्ण होते हैं पंचभुज में। कितने विकर्ण होते हैं, 5 होते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन से, रीजनिंग के शुरू हो गए तर्क शक्ति के। बड़ी शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। विशुद्ध का मतलब क्या है,
परमाणिक है। विशुद्ध का मतलब क्या है? परमाणिक है। इसका मतलब मृग तृष्णा क्या होती है? आपको पता है एक भ्रम होता है। क्या होता है? एक भ्रम होता है। वो किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। साइंस कहती है कोई कुछ प्रकृति में जो भी है वो क्या है, मतलब हम मान सकते हैं कोई, अब आप कई विद्यार्थी कहते हैं भूत होता है, ऐसे होता है, मतलब वो एक धोखा होता है। भूत प्रेत वो कुछ नहीं होते। तो साइंस का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ उसके लॉजिक जरूर होता है। जैसे आपने देखा होगा रेगिस्तान में क्या होता है, गर्मियों में क्या दिखाई देते हैं? मृग तृष्णा दिखाई देते हैं। मृग तृष्णा इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि हिरण क्या होते हैं, आपको पता है प्यासे होते हैं, तो उन्हें कई दूर पानी दिखाई देता है, या मतलब उसको भ्रम होता है कि पानी तो रेगिस्तान में आपको पता है कहाँ होता है, लेकिन उनको भ्रम होता है। तो मृग तृष्णा किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या एक उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 47 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? EG, चलिए लिख लीजिएगा, आप कोड देखते हैं। EFG एक एक छोड़ के लिख रहा है, फिर GH लिखा है, बिल्कुल I छोड़ा J लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह चल रहा है NMN NO छोड़ा P लिखा, आगे क्या आएगा? P के आगे Q आएगा, Q एक छोड़ दो, QR छोड़ा S लिख देते, QS। आपका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो कौन सा बता रहे हैं, QS वाला C बता रहे हैं। बिल्कुल उनका उत्तर सही, आराम से कर लोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 48 बहुत ही शानदार है, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। क्या दे रखा है? अंजलि कहती है, अंजलि क्या कहती है? वह मेरी बहन के भाई है, वह मेरे बहन के भाई। इसका मतलब खुद का है तो भाई हो गया, या यही लैंग्वेज पकड़ो। वह मेरे बहन के भाई, इसका मतलब स्वयं का भाई, के पिता, इसका मतलब स्वयं का ही पिता, पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र उसके भाई तो लगेगा। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा रखे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तो उसका क्या होगा? भाई होगा। ऑप्शन नंबर जो C बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 49 आपकी स्क्रीन के सामने अगला पद बताना है। तो 3 3 कितना हुआ? 9 और 1 10 जोड़ा, 3 गुणा करके एक जोड़ रहा है, 3 गुणा करके एक जोड़ा है। देखो 10 का 3 गुणा 30 हुआ, एक जोड़ा। 31 का 3 गुणा कितना हुआ? 93 हुआ, एक जोड़ा। इसका मतलब 94 का कितना करना पड़ेगा? 3 गुणा करो, प्लस में क्या कर दो? 1 कर दो। 94 का 3 गुणा कितना होगा? 12 से लगी 1, यानी 282 प्लस 1 कितना हुआ? आपको पता है 283 होगा ना। ऑप्शन 283 वाला कौन सा है देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो B बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर अंतिम है 50। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा, देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका भी सही जवाब दे पाते। क्या दे रखा आपको? 729 को क्या लिखा जाता है? यू आर गुड। चलिए मैं लिख देता हूं, ये लिखा मैंने 729, क्या लिखा? यू आर गुड। चलिए मैं लिख देता हूं यू आर गुड, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, GOOD, यू आर गुड, ठीक है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा 235 को क्या लिखा जाता है? 235 को क्या लिखा जाता है? ही इज गुड। क्या लिखा जाता है? ही इज गुड लिखा जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे, ही इज गुड। अब बात कर लेते हैं आगे क्या लिखा है। 652 को क्या लिखा जाता है? जल्दी से देख लीजिएगा। सी इज गुड, क्या लिखा जाता है? सी इज गुड लिखा जाता है। ये आपको कोड दे रखे, ये मतलब एक कोड भाषा में इनको इस तरह लिखा जाता है। गुड सब में आ रहा है। चलिए गुड के ऊपर मैं चकोर कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। गुड सब में आ रहा है, इसका मतलब सब में आने वाला इधर कौन सा है? देखो कौन है, कौन है जो सब में आ रहा है? 2 आ रहा है। देखो 2 के ऊपर भी मैं चकोर कर देता हूं। 2 के ऊपर मैंने क्या कर दिया? चकोर कर दिया। 2 के ऊपर चकोर कर दिया। अब बात कर लेते हैं, ये समझ में आ गया 2 सब में आ रहा है, इसका मतलब गुड के लिए तो 2 है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन आई है, इसका मतलब मैंने गोल कर दिया। पहले हमने चौकोर किए थे, अब गोल कर देता हूं। इसका मतलब इज दोनों में है, इसका मतलब इन दोनों में क्या है? 5। ये देखो दोनों है, इसका मतलब इज का मतलब क्या है? इज का मतलब क्या है? 5 है। इसका मतलब आपको पूछा किसका है? जल्दी से बताएगा, पूछा किसका है? तो आपको पूछा ही का मतलब क्या है? तो ही इसमें आ रहा है ना, तो इसमें इज और गुड के लिए तो क्या आ गया? 2 और 5 आ गया। इसका मतलब ही के लिए क्या आएगा? 3 आएगा ना, जो ऑप्शन नंबर B बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ये थी दोस्तों आज की क्लास, और क्लास अच्छी लगी तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी जय हिंद का नारा गूंजना चाहिए कमेंट बॉक्स में, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। एक लाइक करना आपका बनता है, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और महासंग्राम आपका शाम 9 बजे तक चलेगा, 9 बजे के बाद लॉक हो जाएगा, इसलिए आप 9 बजे से पहले पहले महासंग्राम देने की कोशिश करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताया करें। और कल आपको पता है हम जीके की क्लास भी स्पेशल शुरू करें, काफ़ी सारे विद्यार्थियों को फ़ायदा भी मिल रहा है। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।